IFRS 5, ये IAS 36 से थोड़ा मिलता जुलता है, कुछ रूल्स कॉमन भी हैं इनके। छोटा सा IAS है, नहीं आज नहीं खत्म होगा, अगले वीक में एक दिन लगेगा इसमें। चैप्टर 2 पे आ जाए। चैप्टर 2 IFRS 5 में दो चीजों का जिक्र है। एक है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, एक ये चीज डिस्कस्ड है इसके अंदर, और एक चीज डिस्कस्ड है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये दो चीजें इस IAS में डिस्कस्ड है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जस्ट एक डिस्क्लोजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक डिस्क्लोजर है। ये बनाने को तो खैर उम्मीद नहीं, इसमें अपना CFA 1 में ऐसा डिस्क्लोजर कम ही टेस्ट होते हैं, कुछ टॉपिक्स के हैं, जैसे IAS 12 डिस्क्लोजर टेस्ट होता है प्रॉपर, काफी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग IAS 12 की डिस्क्लोजर ही की है। उसके अलावा बस एंट्रीज, डिस्कशन, ये टेस्टिंग होती है। या एक जो मैंने स्पेशलाइज्ड स्टेटमेंट्स बताई थी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, उनके हैं जो डिस्क्लोजर्स हैं। अदरवाइज CFA में टेस्टिंग डबल एंट्रीज की है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो इसका डिस्क्लोजर बनाने के तो चांस कम है, लेकिन बहरहाल पूछा जा सकता है। ये एक सिर्फ डिस्क्लोजर को डिस्कस करने वाला टॉपिक है। ये है जिसमें कोई अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, यानी इसमें कुछ डेबिट क्रेडिट है, इसमें कुछ रूल्स हैं, मेजरमेंट के रूल्स हैं। ये जस्ट एक डिस्क्लोजर है। पहले इसको करता हूं डिस्कस। नाम से क्या लग रहा है? नहीं, नॉन करंट एसेट था, और उसको नॉन करंट एसेट कहते ही इसलिए थे कि एक साल से ज्यादा यूज होना था, लेकिन अब हेल्ड फॉर सेल है। नहीं, इन्वेंट्री नहीं है, था नॉन करंट एसेट, लेकिन अब हम उसको बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो इसको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कहते हैं। और चूंकि अब बस बेचने के लिए रखा हुआ है, तो बैलेंस शीट में इसको नॉन करंट एसेट्स में दिखाते रहें या करंट में दिखाना चाहिए, तो इसको करंट में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ऐसे ही कंपनीज ये जबरदस्ती करके अपनी रेशोज ही ना इंप्रूव करने लग जाएं, तो इसके लिए IAS में एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, वो क्राइटेरिया पूरा होगा तो इस क्लास में आएगा। फिर सुनिए, अगर ये इस क्लास में कोई एसेट फॉल कर, कोई बिल्डिंग है और वो हमने बेचने का इरादा कर लिया है, तो वो इस क्लास में फॉल कर जाएगा। इसको बैलेंस शीट में नॉन करंट से निकाल के करंट में प्रेजेंट करेंगे, डेप्रिशिएट करना छोड़ देंगे। कंपनीज डेप्रिसिएशन बचाने के लिए ऐसे ही इसमें डालना शुरू कर दें एसेट्स को, करंट रेशियो इंप्रूव करना शुरू कर दें। तो इसलिए IAS में एक क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया पूरा उतरेगा तो इस क्लास में फॉल करेगा और IFRS 5 की अकाउंटिंग लगेगी। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरेगा तो फिर IFRS 5 नहीं होगा अप्लाई। चैप्टर 2 का पेज बिल्कुल टॉप पे, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रहे कि ये किन किन पे नहीं लग रहा होता, ये सवाल करने में काम आएगी बात। चैप्टर 2 बिल्कुल टॉप स्कोप। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये IAS 12 में पढ़ाऊंगा, IAS 19 में हो सकता है कोई एसेट हो। फाइनेंशियल एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल वाली, ये इस पे जो एग्जाम क्वेश्चन होगा ना, उसमें ये जरूरी है कि आपको ये लिस्ट याद हो कि इस पे नहीं लग रहा होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल वाली, बायोलॉजिकल एसेट्स, और ये IFRS 17 के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन पे ये IAS के मेजरमेंट रूल्स अप्लाई नहीं होते। ये बात दोबारा सुनिएगा, इस IAS में एक तो है कैलकुलेशन के कुछ रूल्स, जैसे मैंने कहा डेप्रिसिएशन नहीं होनी, फिर इसके अलावा भी आगे बताऊंगा कि इसको हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट की जाएगी। ये है मेजरमेंट रूल्स, जो एसेट इसमें फॉल कर गया उस पे वो मेजरमेंट रूल्स लगेंगे। इसके अलावा IFRS 5 की डिस्क्लोजर ट्रीटमेंट ये है कि उसको नॉन करंट से निकाल के करंट में प्रेजेंट करेंगे, ये प्रेजेंटेशन के रूल्स हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आना है भी आगे, डिस्पोजल ग्रुप,
वो समझाऊंगा। तो अच्छा, मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं डिस्कस कर रहा अभी, मैं भी ये डिस्कस कर रहा हूं। जो एसेट इस क्लास में फॉल कर गया, एक उसकी कुछ मेजरमेंट के रूल्स आ जाएंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड, एक उसकी प्रेजेंटेशन के रूल्स आ जाएंगे कि बैलेंस शीट में कहां प्रेजेंट करना है। ये जो लिस्ट है, इन पे इस आईएस के मेजरमेंट वाले रूल्स नहीं लगने, प्रेजेंटेशन वाले लग सकते हैं। ये लिखा हुआ है इस लिस्ट के अंदर, द मेजरमेंट प्रोविजंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग। यानी जो मेजरमेंट के रूल अभी बताऊंगा, फिर लॉस होगा, फिर वो लॉस एलोकेट करना होगा, तो ये मेजरमेंट के रूल्स हैं, वो नहीं लगने इनके ऊपर, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाले, क्लासिफिकेशन वाले बहरहाल इन पे लग सकते हैं। एक चीज अभी बताऊंगा थोड़ी देर तक, डिस्पोजल ग्रुप। अगर ये ऊपर लिस्ट वाले एसेट्स डिस्पोजल ग्रुप के अंदर आ गए तो प्रेजेंटेशन वाले ट्रीटमेंट उन पे लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं, ये जो लिस्ट ऑफ एसेट्स है, अगर ये एक चीज समझानी है अभी, डिस्पोजल ग्रुप होता है, ग्रुप डिस्पोजल ग्रुप, यानी एक पूरा ग्रुप ही बेचना है। इन ये जो ऊपर लिस्ट में आइटम्स हैं, इनमें से कुछ आइटम्स अगर उस डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा बन गए तो वो प्रेजेंटेशन वाले रूल्स लगने शुरू हो जाएंगे उन पे, लेकिन मेजरमेंट वाले रूल्स उन पे नहीं लगने। उन पे किन पे? ये जो टॉप पे स्कोप में लिस्ट है, डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा अगर बन गए तो प्रेजेंट कहां करना है उसकी लपेट में ये आ जाएंगे, लेकिन मेजरमेंट वाले रूल्स इन पे नहीं लग रहे होंगे। यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे अपडेट करना है, वो नहीं कर रहे होंगे इनको, ठीक है। तो फिर प्रेजेंटेशन वाले में भी इन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईएस पे लग ही नहीं रहा। डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा बन गए तो प्रेजेंटेशन वाले रूल की पकड़ में आ जाएंगे, मेजरमेंट में फिर भी नहीं आएंगे। इसी पेज से अब लोअर हाफ, क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, यानी क्या किसी नॉन करंट एसेट में खास बात होगी कि वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग जाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं और वो सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। शर्तें क्या हैं? ये मैं पहला ही पेज पढ़ रहा हूं और लोअर हाफ पेज का। एन एंटिटी शैल क्लासिफाई अ नॉन करंट एसेट एज हेल्ड फॉर सेल इफ फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट। ये फॉलोइंग शर्तें हैं और ये सारी पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, इस एसेट को बस अब बेचना ही हो, इससे मिलने वाले बेनिफिट्स में मेन बेनिफिट बस बेचने से आना हो। अच्छा, जब तक ग्राहक नहीं आता तब तक यूज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूज करना है बस। मेन मकसद इससे बस अब सिर्फ बेचना ही रह गया हो, ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड, यानी इससे जो बेनिफिट मिलेगा प्रिंसिपली थ्रू अ सेल रादर देन थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ये एसी बेचना है ये, तो अभी इस वक्त फौरन के फौरन ये बेचने की कंडीशन में है। क्यों? पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एसेट जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की लेबल लगवाना चाहता है, इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। अच्छा, ये तो खैर एसी तो इमीडिएट ही है, 5 मिनट ही लगेंगे इसको, लेकिन अगर कोई प्लांट ऐसा होता जिससे प्रोडक्शन करने के अभी हमने ऑलरेडी लोगों से कस्में वादे खाए हुए हैं, 4 महीने उसमें लगने हैं, अभी किसी को बेचना भी हुआ, बल्कि इससे अच्छी मिसाल ध्यान में आ गई, एक घर बेचना है और वो घर अभी किसी को किराए पे दिया हुआ है और उस किराएदार से वादा है कि हम आपसे 3 महीने के नोटिस के बगैर खाली नहीं करा सकते। तो अगर इस घर को किसी को बेचने का वादा कर लें, किसी को बेचना चाहें, तो फौरन बेच सकते हैं। क्यों? तो फिर ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। हाँ, अगर कुछ छोटे मोटे मसले हैं, जैसे मैंने एसी की बात की थी, तो फिर तो चलो ठीक है, 15-20 मिनट आधे घंटे बाद भेज देंगे, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज है। या इसी तरह अगर एक जमीन प्लॉट बेचना है, तो वो प्लॉट अवेलेबल है, हम उसको बेचने को तैयार हैं, लेकिन एक नॉर्मल एक मार्केट की नॉर्म्स ये हैं कि जब जमीन बेची जाती है तो पहले बयाना होता है, फिर 2 महीने का टाइम देते हैं। ये मार्केट नॉर्म्स हैं। इस 2 महीने की खैर है, जमीन है रेडी फॉर अवेलेबल फॉर सेल है, लेकिन बस मार्केट नॉर्म्स हैं कि 2 महीने का गैप दिया जाता है, तो उसकी खैर है। ये दूसरी कंडीशन है। इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, सब्जेक्ट ओनली टू टर्म्स दैट आर यूजुअल एंड कस्टमरी फॉर सेल ऑफ सच एसेट्स। नेक्स्ट कंडीशन, एमी हमारा बहाना ना हो, ड्रामा ना हो कि इसको बेचना है, और बेचना कोई ना हो,
जैसे किसी को दिखाने के लिए हमने घर फॉर सेल लगा दिया, लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता है हम कहते हैं 25 करोड़ का बेचना है, देख लो, लेना है तो ले। तो अभी तो ना करने वाली बात है। तो जो सेल का इरादा हमने किया है वाकई ही हमारी हरकतों से पता चल रहा हो कि वाकई बेचना चाहते हैं, इसको कहते हैं इट सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अब ये कैसे शो करेंगे, उसके लिए आगे फिर मिसालें हैं, नहीं मिसालें नहीं, फिर कंडीशन है। देखें, एक बात हो रही थी कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का लेबल लगने के लिए कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ये मैंने पहले वो 3 कंडीशन बताई। अब वो जो तीसरी कंडीशन है कि सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, कैसे पता हाईली प्रोबेबल है, उसके लिए आगे फिर सब पॉइंट्स हैं। अब उन सब पॉइंट्स में पहला क्या है, मैनेजमेंट इरादा कर चुकी हो और ये इरादा कैंसिल होने वाला ना हो। मस्ट बी कमिटेड टू अ प्लान, कमिटेड हो मैनेजमेंट। दूसरा, हाँ जी, एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर एंड कंप्लीट द प्लान मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड। अगर इस तरह के एसेट्स बेचने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया जाता है तो दे दिया हो, OLX पे ऐड लगाना हो तो लगा दिया हो, डीलर्स को कहलवाना हो तो कह दिया हो, अगर कस्टमर आ गया तो कागजात तैयारी करने का वकील को कह दिया हो। तो ये है एन एक्टिव प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। तीसरा, ये मैंने तीसरे की भी एक्चुअली बीच में मिसाल दे दी है, नहीं, ये मैं भी कुछ देर पहले मिसाल दी थी कि ये ना हो कि कस्टमर को हम रेट ही इतना बताएं कि वो ना बेचने वाली बात है। तो तीसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि हम इस एसेट को बेचने के लिए जब मार्केट कर रहे हो तो इसकी औकात के मुताबिक प्राइस पर मार्केट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट लगा देंगे तो इसका मतलब हमारी नीयत ही नहीं है बेचने की। ये तीसरा बुलेट पॉइंट है। चौथा बुलेट पॉइंट, वो जाग भी रहे हैं। चौथा बुलेट पॉइंट, 1 साल के अंदर अंदर बिक जाए और लास्ट, इट इज अनलाइकली कि हमारा इरादा बदलेगा। ये सारी बातें पूरी होंगी तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का लेबल लगेगा। और ये ईयर एंड के बाद कंडीशंस पूरी होना एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। अगर ईयर एंड तक ये कंडीशंस पूरी हो गई ना तो फिर है ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। लेकिन अगर ये कंडीशन ईयर एंड के बाद पूरी होती है तो इस साल ये नहीं हो सकेगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अगले साल होगा तो होगा, इस साल नहीं। यानी इन कंडीशंस का ईयर एंड तक पूरे हो जाना जरूरी है। अगर ईयर एंड के बाद पूरी हुई तो फिर ये नहीं है अभी इस साल नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। क्या जी, अभी बिल्कुल इसी सवाल का जवाब अभी आ रहा है कुछ ही देर में। चौथी कंडीशन थी, द सेल शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। हमें तकरीबन यकीन हो कि साल में बेच लेंगे हम। पॉज करना। तो जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो एसेट हेल्ड फॉर सेल का लेबल लगा लेगा। अगले पेज के टॉप पे, सेकंड पेज टॉप, कंडीशन में से एक कंडीशन थी कि 1 साल के अंदर अंदर बिक जाए। 2021 में एसेट इन कंडीशंस पे पूरा उतरा और 2021 की बैलेंस शीट में उसको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कह दिया। 2022 का एंड आ गया और वो बिका ही नहीं, यानी 1 साल हो गया बिका ही नहीं। तो फिर तो वो कंडीशन आउट हो गई। तो अगर तो हमारा कसूर नहीं था तो खैर है, रहने दे इसी क्लास के अंदर। ये लिखा हुआ पेज 2 के टॉप पे, एक्सेप्शन फॉर सेल विद इन 1 ईयर कंडीशन, कि अगर हमारा इरादा था, हमारी कोशिश भी पूरी थी, पूरी एफर्ट कर रहे थे, पर नहीं हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, हम तो एफर्ट ही कर सकते हैं, साल गुजर गया और एसेट नहीं बिक सका, तो अगले साल इसको निकाल नहीं देंगे इस क्लास से, फिर भी रहने देंगे अगले साल इस क्लास में। ये एक्सेप्शन है पेज 2 के टॉप पे। यानी वो जो 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएगा, दी सेल शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट, अब वो बात नहीं रही, ये कह रहे हैं आप, यानी पहले था अब नहीं रहा। ये आगे आएगा कि अगर आप उसको क्लासिफिकेशन से वापस लाना है तो क्या करना है, ये आगे आएगा।
क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल की तरह की एक चीज होती है, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। मेरे इल्म में नहीं है कि पाकिस्तानी लॉ में ये है कि नहीं है कि डिविडेंड के तौर पे गाड़ी भी दे सकते हैं, है सब कुछ? वो प्राइवेट कंपनी है, मतलब गाड़ी देती है, कोई इशू ऐसा तो कोई मसला नहीं। अच्छा, बात ये हुई थी कि डिविडेंड के तौर पे गाड़ी भी दे सकते हैं ओनर को, प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई मसला? चलो ठीक है, पाकिस्तान में भी होगा फिर। तो अगर कंपनी ने ओनर्स को डिविडेंड के तौर पे कोई गाड़ी दे देनी है, ऑफिस बिल्डिंग ओनर के नाम कर देनी है, एसी ओनर को दे देना है, इसको कहते हैं कि नॉन करंट एसेट डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर। और अगर अभी दी नहीं है, इरादा कर लिया है कि ये ओनर को दे देना एज अ डिविडेंड, तो फिर ये क्लासिफाई हो जाएगा एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर। अगर कोई नॉन करंट एसेट इरादा कर चुके हों कि ये डिविडेंड के तौर पे ओनर्स को बांट देना है, तो ये भी एक क्लास है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। तकरीबन वही कंडीशन है, पढ़ लें। है क्या वो प्रेजेंटेशन में बताऊंगा आके, लेकिन हाँ करंट में आ जाएगा। पेज 2 पे क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर, ये सारा पढ़ लें, 5-6 लाइनें, सेम वही बातें, बस जहां फॉर सेल था वहां फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, बस सेम ही है। बस वो नहीं होगा कि एक्टिव प्रोग्राम शुरू कर दिया हो बायर लोकेट करने का, वो नहीं होगा, बाकी वही। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ें, ज़बानी आंसर सोचें और सॉल्यूशन पढ़ लें। है जी, समझ नहीं आई? कंपनी में ड्राइंग नहीं होती, कंपनी में ही ड्राइंग होती, डिविडेंड होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ लें, सॉल्यूशन ज़बानी सोचें पहले, फिर सॉल्यूशन पढ़ें। क्वेश्चन 1 डन। क्योंकि अभी हमने काम पेंडिंग रखा हुआ है, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा हम नहीं दे सकते। ये फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब फैक्ट्री प्लांट होगा, तो जब तक हम कस्टमर के ऑर्डर पेंडिंग पूरे नहीं कर देते तब तक हम ये प्लांट हवाले नहीं कर सकते। तो ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है। नहीं, हेल्प फॉर सेल कैसे कर दिया? मतलब कंडीशंस पूरी हो गई है, कह रहे हो आप? नहीं हो रही ना, इमीडिएट अवेलेबल नहीं है ना, काम पेंडिंग है ना, 5 महीने काम पेंडिंग है, तो वो अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। क्वेश्चन 3, जब एक्चुअली बिक जाएगा तो नहीं आएगा, तो वो जरूरी तो नहीं है कि हेल्प फॉर सेल से दबो के ही बेचना है। क्वेश्चन 3, 2 नहीं 3,
हाँ जी, इसमें क्या मतलब इशू आया कि इसमें भी हमने शर्त लगा दी कि जब तक नई बिल्डिंग नहीं बिकेगी हम ये बिल्डिंग नहीं छोड़ेंगे, तो ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है, इसलिए ये भी क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल नहीं होगी। नहीं, एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन तो है कि 1 साल के अंदर अंदर बेचने की उम्मीद थी, फिर भी नहीं बिक सका, अगला साल आ गया, तो एक्सेप्शन फॉर, या अभी ही पता, बल्कि नहीं, ये अभी पता चल रहा जुमला मैं क्वेश्चन 4 के बाद बोलूंगा, वो एक्सेप्शन था कि टाइम गुजर गया और नहीं बिक सका, वो एक्सेप्शन वाली बात थी। ये तो बिल्डिंग अभी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल ही नहीं है। अगर अभी कस्टमर आता है मुझे भी बिल्डिंग चाहिए, कहेंगे नहीं अभी नहीं बेचेंगे बिल्डिंग, पहले अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे दूसरी फिर ये बेचेंगे, तो नहीं अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएट। क्वेश्चन 4, हाँ जी, अच्छा इसमें ये हुआ कि कस्टमर को हम फैक्ट्री देने को तैयार भी थे, हमने खाली भी कर देनी थी, कस्टमर भी रेट शेट सब तय हो गया था, लेकिन जब कस्टमर ने इंस्पेक्शन की तो उसको लगा कि इसमें कुछ इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है, कोई ख़राबी है, कोई शायद पोल्यूशन का मसला है, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट था वो लीकेज है, कोई मसला है, तो उसने कहा जी पहले तो आप इसको ठीक करें। अब अगर हम इसको ठीक करने लगेंगे तो 1 साल से ऊपर निकल जाएगी बात, लेकिन हम इसको ठीक करने का एक्शन शुरू कर चुके और हम ये एक्शन कंप्लीट कर भी लेंगे, हाईली प्रोबेबल है। अब ये डैमेज पहले था नहीं, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल डैमेज नॉट प्रीवियसली एक्सिस्टेड, यानी जब हमने इसको बेचने का इरादा करके कोशिशें शुरू की थी, कस्टमर ढूंढ भी लिया था, तब तक सब सही था। हो सकता है कोई बारिशों में कोई मसला हो गया हो, सैलाब का मसला हो गया हो, तो अब जो मसला निकल आया है हमारा कसूर नहीं है उसमें, और इसको ठीक करने में जो टाइम लगेगा वो भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमारे कंट्रोल से बाहर है बात। तो अब ये वो 1 ईयर वाली एक्सेप्शन में फॉल कर गया, इसलिए खैर है, हो जाएगा क्लासिफाई। अगर होता पहले ही टेढ़ा मेढ़ा खराब, हमने इसकी ख्याल न रखा होता, खराब चीज़ बेचने का ही इरादा शुरू किया होता, शुरू से ही वो खराब होती और वो खराब ठीक हुए बगैर बेच ही ना सकती होती, तो फिर तो वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल ही ना होता। लेकिन ये जो भी मसला है ये उस वक्त मौजूद नहीं था जब हमने इसको बेचने के लिए इरादा किया था, बाद में हो सकता है इस तरह। अच्छा ये ना मैंने कुछ एग्जांपल्स उठा के इसमें डाली नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये इतने ही से आंसर हो जाए, देखना पड़ेगा कि मसला क्या है। इन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि ये क्या मसला इसके अंदर आया है, क्या वो उसके बाद आया है, किसी आसमानी आफत की वजह से आया है, किसी और की गलती की वजह से आया है, किसी गवर्नमेंट के रूल की वजह से आ गया, क्या वाकई हमारी गलती नहीं है, क्या पहले वाकई सब कुछ ठीक था, फिर ये एक्सेप्शन के अंदर आएगा। तो वो चूंकि उतना ज़्यादा तफसील से नहीं बताया हुआ, इसलिए शायद इसमें इख्तलाफ हो सकता है कि नहीं क्यों हमारी गलती नहीं है। तो ये चूंकि कहीं से उठाई हुई एग्जाम्पल है तो उतना डिटेल से एक्सप्लेन्ड नहीं है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ इतने से जुमले से डैमेज नॉट प्रीवियसली एग्जिस्टेड, इससे पता चल रहा है कि हम सही थे, हम अपनी तरफ से पूरी नीयत के साथ इसको बेचने का इरादा भी कर चुके थे, बिल्डिंग छोड़ने को तैयार भी, प्लांट छोड़ने को तैयार भी थे, सब सही था, बस शायद इंस्पेक्शन के दौरान कुछ हो गया, शायद उनके ही लोगों से कुछ खराबी हो गई, हमने कहा कोई बात नहीं हम ठीक कर देंगे, तो इसलिए हमारे कंट्रोल से बाहर थे मसाइल, इसलिए एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर गया, तो फिर भी ये क्लासीफाई हो जाएगा एज हेल्ड फॉर सेल। 5 का ए पढ़ लें। अच्छा अगर एक एसेट है वो जिस हालत में है हम उसी में बेचने को तैयार हैं, रेट भी हमने उसके हिसाब से ही लगाया है और सब उसके हिसाब से ही काम चल रहा था, बस बायर फरमाइश कर देता है कि आप ठीक करा के देते, पैसे बेशक और ले लेना, ये भी एसेट अवेलेबल था और हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो वो मसला उसने नया उठा दिया, फिर भी है ये हेल्ड फॉर सेल।
क्वेश्चन 5.A, बी नहीं, वो रिक्लासिफिकेशन का है, पॉइंट ए, बल्कि खैर है बी भी पढ़ ले, खैर है क्वेश्चन 5 पूरा पढ़ ले। जी ए में सब ठीक था, हमारी कोशिश भी पूरी थी, अब ऑफर नहीं आई तो हम क्या करें? हम तैयार थे, हमने रेट भी ठीक लगाया हुआ था, द एंटिटी एक्टिवली सॉलिसिटेड, हमने पूरी कोशिश की थी, रेट भी सही लगाया था, नई ऑफर आ रही थी, हम एक्टिवली मार्केट करते रहे और रीजनेबल प्राइस पे ही मार्केट करते रहे, तो ए के अंदर वो क्लासिफाइड रहेगा। बी में हालात और ख़राब हो गए और अब हमने प्राइस मज़ीद कम करने से कर दिया इनकार, जाओ नहीं बेचना, कल को मार्केट ठीक होगी तो देखेंगे, अभी नहीं हमने बेचना। तो अब चूंकि हमने मार्केट के मुताबिक प्राइस एडजस्ट नहीं की, रीजनेबल प्राइस नहीं रखी, अब ये इस क्लास से निकल जाएगा, तो ए में रहेगा, बी में निकल जाएगा क्लास। हम प्राइस बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, यानी वो इस सेंस में कह रहे हैं कि चूंकि हम प्राइस कम नहीं करना चाह रहे और इंतजार कर रहे हैं कि कल को मार्केट बेहतर होगी तो हम इतने पे ही बेचेंगे, तो इस सेंस में वो कह रहा है कि हम अभी फौरन बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, हम प्राइस कम, मार्केट के हालात बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस सेंस में कहा है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन वाली बात कुछ सिर पैर समझ आया कि नहीं? चले अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे, चैप्टर के पेज 2 पे आ जाए वापस। अच्छा, बीच बीच में से 2-3 चीजें बताऊंगा, पेज 2 से, कभी 3 से, पेज 2 पे आए पहले, मेजरमेंट से जस्ट ऊपर, चैप्टर का पेज 2, मेजरमेंट से जस्ट ऊपर, चैप्टर का पेज 2, मेजरमेंट की हेडिंग से जस्ट ऊपर। अगर एक एसेट जिसकी जिंदगी बस साल ही की रह गई है और हम उसको साल के अंदर अंदर यूज करके फेंकने का इरादा कर चुके हैं, बेचने का नहीं, यूज करके फारिग करके फेंकने का इरादा कर चुके हैं, तो ये हेल्ड फॉर सेल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम तो उसको यूज करने के बाद लाश टिकाने का इरादा कर चुके हैं। इसको कहते हैं एसेट टू बी अबेंडेंड, ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है। अगर एक एसेट बेशक अगले एक साल के अंदर अंदर खत्म होने वाला है और उसको यूज करके चलो अगर बेच भी देना है, लेकिन कब बेचना है? पूरा यूज करने के बाद, लाइफ खत्म करने के बाद, बिल्कुल एंड पे जैसे आरवी होती है, तो बेच तो तब भी देना है, लेकिन वो नहीं है नॉन करंट एसेट, वो तो एक सादा सा पीपी है। देखें, कोई भी पीपी एंड पे तो बेच ही देना था, तो अगर कोई एसेट अपनी लाइफ के एंड पे पहुंचा हुआ है तकरीबन और अगले साल के अंदर अंदर उसकी लाइफ भी पूरी हो जानी है और बेच भी देना है, तो ये हेल्ड फॉर सेल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? बेच तो देना ही है, क्योंकि वो तो यूजफुल लाइफ गुजारने के बाद एंड पे बेचने वाला काम हो रहा है, हेल्ड फॉर सेल नहीं है वो। अगर एक एसेट अपनी नॉर्मल यूजफुल लाइफ पूरी कर रहा है और अगले साल के एंड पे बस उसने खत्म हो जाना है और फिर कबाड़िया को बिकना है, तो ये लाइफ पूरी करने के बाद बिकना हेल्ड फॉर सेल वाली बात नहीं है। हेल्ड फॉर सेल, जाग रहे हैं? देखें, हेल्ड फॉर सेल तो नाम से लगता है कि बस बेचने के लिए रखा है, तो क्या हर्ज है अगर एक एसेट अपनी लाइफ पूरी करके बिकी जाएगा तो बिकेगा ही। नाम पे गौर करें, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल,
ये क्या बात है? यानी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वो चीज है जो वैसे नॉन करंट एसेट था, चलना था, अब बेचने के लिए रख दिया, ये है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अगर एक एसेट की वैसे ही लाइफ पूरी होने वाली थी और वो लाइफ पूरी होने के एंड पे बेच ही जाना था, तो ये क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है। ये तो पूरा यूज होके बिकना है, ये होता है एसेट टू बी अबेंडेंड। ये पढ़ लें पैराग्राफ मेजरमेंट से जस्ट ऊपर। An entity shall not classify as held for sale क्या a non-current asset that is to be abandoned। यानी इसको बस एंड तक पहुंचा के छोड़ना है। दिस इज बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। यानी इसकी जो भी जिंदगी बची कुची रह गई है उससे बेनिफिट हमने इसको यूज करके लेना है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वो होता है जिसकी वैसे तो जिंदगी बाकी थी यूज करने वाली, लेकिन हम बस उसको बेच के बेनिफिट लेने वाले थे, वो होता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अगर एक एसेट की लाइफ रह ही 1 साल गई है और वो भी हमने यूज करके ही कबाड़िया को बेचना है, तो फिर हम ये यूज करने वाले हैं, बेचने वाले में नहीं आएगा ये। और ये जो आगे लिखा है इंक्लूड्स, ये भैया जो मैं बता रहा था कि एक एसेट जो अभी बस लाइफ एंड होने वाला है और फिर बिकने वाला है, वो भी इसी के अंदर ही आएगा। और वो एसेट जिसको बस फेंकना है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। क्वेश्चन 2 पढ़ लें और सोल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़ें और ज़बानी सोचें और सोल्यूशन देख लें। चलिए चैप्टर 2 के पेज पे वापस, पेज 2 पे वापस। मेजरमेंट हो गया क्लासिफाइड नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, आ गया इस क्लास में। अब इसको बुक्स में किस वैल्यू पे रखना है? हमने क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। इसके आंसर में एक सेंटेंस नहीं समझ आएगा। चलिए बताता हूँ। डायरेक्टर्स ने ऐलान कर दिया कि हम अपने स्टील वर्क्स, वो भी कोई फैक्ट्री स्टील वर्क्स की, वो बंद करने वाले हैं और यानी आइंदा इस तरह का काम नहीं करेंगे और बस ग्रेजुअली इसको कम करते करते कुछ महीनों में बस खत्म कर देंगे और अगले साल जुलाई में उम्मीद है कि कंप्लीट बंद हो चुका होगा। और इसका मतलब है कि इस डिवीजन से, इस फैक्ट्री से जितना रेवेन्यू कमाया था वो बिजनेस के टोटल रेवेन्यू का 10% था। ऐसी बस एक इसकी क्वालिटी बताइए कि इससे हम इतना कमाते थे। उसके बाद कह रहे हैं कि इसको हम आस्ता आस्ता ग्रेजुअली शट डाउन करते जाएंगे और जुलाई 20 तक हम इसको बंद कर चुके होंगे। तो इस प्लांट को बेचने का इरादा किया, नहीं बंद करने का इरादा किया, तो ये टू बी अबेंडेंड है, हेल्ड फॉर सेल नहीं है। बाकी सोल्यूशन में जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात की है वो नहीं पढ़ाई आपको बात। इसमें से बस इतना भी अगर समझ आ रहा है कि हेल्ड फॉर सेल नहीं है, टू बी अबेंडेंड है, तो बस ये बताना। पेज 2 मेजरमेंट। जब एक नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया तो ये जरूरी है कि किसी ईयर एंड पे ही जाके होंगी ये कंडीशन पूरी, या साल के दौरान भी नहीं हो सकती, साल के दौरान भी हो सकती है। ईयर एंड है दिसंबर,
सितंबर में हो गया, तो जिस टाइम पे ये इस क्लास में आ रहा है वो हो गई इनिशियल मेजरमेंट, और 3 महीने बाद जब बैलेंस शीट बनेगी तो ये हो गई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। यानी जिस दिन ये इस क्लास में एंटर हो रहा है उस दिन इसकी क्या वैल्यू होगी, और फिर ईयर एंड पे इसकी क्या वैल्यू होगी। दोनों का सेम रूल है, और वो रूल ये है कि 2 वैल्यूज निकालेंगे, एक जो इसकी अपनी बुक्स में अभी मौजूद है कैरिंग अमाउंट, और दूसरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जो दोनों में से लोअर होगी इस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये मेजरमेंट के नीचे जस्ट नीचे पॉइंट नंबर 1, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट जो उसकी बुक्स में है एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। और पॉइंट नंबर 2 सेम बात हुई है किसके बारे में, हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल, तो ये दोनों सेम बात है। और इससे जस्ट ऊपर जो हेडिंग दी हुई मैंने ग्रे सी, उसके साथ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनिशियल एंड मेजरमेंट, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट, यानी जिस दिन ये क्लासिफाई हो रहा है उस दिन भी यही करेंगे और फिर ईयर एंड पे जाके दोबारा यही करेंगे। जो सितंबर में ये क्लासिफाई हुआ उस वक्त फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे कर दिया अपडेट, अब वो कैरिंग अमाउंट बन गई, फिर ईयर एंड पे आके दोबारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, और जो लॉस आएगा वो P&L। अगले पेज पे इंपेयरमेंट लॉस, एक मिनट मैं ना ये चीजें जरा कनेक्ट कर लूं आपस में। अगले पेज पे इंपेयरमेंट लॉस और फॉर एन इंडिविजुअल एसेट पॉइंट नंबर 1 कि जो ये लॉस आएगा वो P&L को जाएगा। अच्छा P&L को जाएगा, सरप्लस नहीं, P&L होता रहा एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे P&L नहीं पॉइंट 1 अभी सिर्फ लॉस, अभी मैंने गेन की बात नहीं की। ये बात दोबारा सुने, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या फर्क है, यानी क्या है ये दोनों चीजें। जिस दिन ये क्लासिफाई होगा उस दिन तो होगा ही होगा इस वैल्यू पे अपडेट, फिर 2-4 महीने बाद जब ईयर एंड आएगा फिर इसको दोबारा अपडेट करेंगे, और जो इससे लॉस आएगा वो P&L को जाएगा। ये नहीं कह रहा कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो वहां और कॉस्ट मॉडल पे तो वहां, P&L पे जाएगा। अगले पेज पे इंडिविजुअल एसेट्स की हेडिंग में इंपेयरमेंट लॉस एंड इंपेयरमेंट लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। इससे मशरूत नहीं किया कि एसेट रिवैल्यूएशन पे है कि कॉस्ट पे, ठीक है, P&L। फिर आइए आप पेज 2 के बिल्कुल एंड पे एक मैंने बोल्ड करके बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, ये पढ़िए। पेज 2 के यानी पिछले पेज के एंड पे मैंने डब्बे में इंपॉर्टेंट वाला डब्बा, पेज 2 के एंड पे इंपॉर्टेंट वाले डब्बे में दूसरा बुलेट पॉइंट बोल्ड किया हुआ मैंने। इसका क्या मतलब है, जिस एसेट को इस IFRS 5 में लाना है उसको अपने IAS में पहले नहलाना धुलाना है, फिर IFRS 5 में लाना है। यानी पहले अगर ये IAS 16 से आ रहा है और कॉस्ट मॉडल से आ रहा है तो पहले हमारा डेप्रिसिएशन करें, उस दिन की बुक वैल्यू निकालें, फिर IFRS 5 में लाएं। इसी तरह अगर ये IAS 16 में था, रिवैल्यूएशन मॉडल पे था, तो पहले उस दिन उसको रिवैल्यू करें, IAS 16 में अपडेट करें, फिर IFRS 5 में लाएं। अगर IAS 38 में था, कॉस्ट मॉडल पे था, तो पहले उसको एमोर्टाइज करें, उस दिन तक अपडेट करें, फिर IFRS 5 में। यानी जिस IAS में ये था उस IAS में पहले उसको अपडेट करें, उस IAS के मुताबिक, फिर IFRS 5 में आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी फेयर वैल्यू मॉडल पे तो उस पर IFRS 5 ही नहीं लगता, स्कोप में बताया। अच्छा, और अगर इन्वेंट्री में था तो वो तो नहीं लिखा स्कोप में, तो टॉपिक का नाम ही नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो इन्वेंट्री पे भी नहीं लगता है। और एक पढ़ लें पेज 3 के एंड पे बना हुआ डब्बा, पहला बुलेट पॉइंट, पेज 3 के एंड पे बना हुआ डब्बा, पहला बुलेट पॉइंट। एक बार ये IFRS 5 में उतर गया फिर डेप्रिशिएट करना छोड़ देंगे। एक बार ये क्लासिफाई हो गया हेल्ड फॉर सेल, फिर डेप्रिशिएट करना छोड़ देंगे। खैर बस अब IFRS 5 के अंदर आ गया, अब डेप्रिसिएशन हराम हो गई इस पे। हमें तो सो गए, अरे
ये वर्ड मुनासिब नहीं है। चलिए ठीक है जी, छुट्टी, अल्लाह हाफिज़।